Good morning everyone. In last class we have studied Joule's law of heating. Today we are going to start electric power and some other electric properties. First one is electric power. According to it, the rate at which work is done by a source of EMF in maintaining an electric current through a circuit is called electric power of the source. यानी जितना वर्क डन करना पड़ता है एक पर्टिकुलर ईएमएफ को बनाए रखने के लिए किसी बैटरी या सोर्स के थ्रू, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. ये हमने बेसिक्स में भी अपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है. दैट इज़ P इज इक्वल्स टू द वर्क डन पर यूनिट टाइम. सो वी कैन ईजली इन्फर हियर दैट VI विल बी अवर इलेक्ट्रिक पावर. वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहाँ पे अगर आप थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं, जो V है आपका ये पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप निकाल सकते हैं V इक्वल्स टू E.L और वहाँ से हम ये VI इसको देखते हैं. I² R भी इसका एक एक्सप्रेशन हो सकता है ओम्स लॉ से. इसका एक एक्सप्रेशन V²/R भी हो सकता है जब हम I को रिड्यूस कर दें V/R से. तो ये एक एक्सप्रेशन हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखे हैं, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं. SI यूनिट हमको पता है इसकी होती है वॉट, जो कि जूल पर सेकेंड होता है. इसकी फर्दर छोटी और बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, मेगावाट्स, किलोवाट्स. तो यहाँ पे ये सारी इसकी SI यूनिट्स हो गई. 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट एंड 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁶ वाट. ऑलराइट, सो दीज ऑल you already know. 1 horsepower is also you have studied in class 10, that is 746 watt. So this is what electric power is. तो इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सो इट इज़ वेरी सिंपल. द टोटल वर्क डन और द एनर्जी सप्लाइड by the source of EMF in maintaining an electric current in a circuit for a given time is called electric energy. देखिए वहाँ पे जो हमने पावर पढ़ा तो वो वर्क डन पर यूनिट टाइम था, और यहाँ किसी निश्चित टाइम इंटरवल में कितना हमने वर्क डन किया वो होता है. तो सिंपल है, यानी हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक निश्चित टाइम के लिए चाहिए. इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें T टाइम के लिए चाहिए. तो अगर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, देखिए वर्क डन ये एक तरह का वर्क डन फॉर सम टाइम, इट कैन बी रिटन एज, आप E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. P से, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड E से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ इसको W से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो P.T हो जाएगा, यानी वही पावर ट्रांसफ़र कितने समय के लिए, T समय के लिए, क्योंकि पावर ट्रांसफ़र क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये T समय तक के लिए ट्रांसफ़र हुआ. तो हम इसको लिख सकते हैं VIT. तो ये होता है हमारा एनर्जी, और इसकी भी यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी की जो यूनिट होगी दैट इज़ जूल या कैलोरी. ठीक है ना. तो जूल हम यूज़ करते हैं बहुत जनरल केस में. तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ से एक एक्सप्रेशन हमारा निकल रहा है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 जूल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू T. सो इट कैन बी रिटन एज वॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड. ठीक है. तो ये भी एक एक्सप्रेशन हमारा मिलता है. अब देखिए कमर्शियल यूनिट, ये हमने 10th में पढ़ रखा है, किलोवाट आवर. वही यहाँ फिर से commercial unit is 1 kilowatt hour, that can be solved as 1000 watts multiplied by 3600 seconds, just because it is 1 hour. So it can be written as 3.6 into 10⁶, and it is joules. All right, so we can solve it. 3.6 into 10⁶ जूल्स, ये हो गई क्या, 1 किलोवाट आवर. इसी तरह एक और यूनिट होती है 1 वाट आवर. 1 वाट आवर, 1 वाट आवर यानी किलोवाट, यानी इसमें 3 हटा दें पावर, तो 3.6 into 10⁻³ जूल्स हो जाएगी. ये 1 वाट आवर हो गई. तो ये सभी हमने 10th में पढ़ा, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको डिटेल की ज़रूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज पावर रेटिंग. पावर रेटिंग किसी डिवाइस की कंजम्पशन बताता है कि कोई डिवाइस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड बाय द अप्लायंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द मार्क्ड वोल्टेज ऑफ द मेंस. मींस अगर कोई एक 100 वाट का बल्ब है, हमें उसकी पावर रेटिंग देखनी है, तो उसमें लिखा होता है
कुछ वोल्ट और कुछ वॉट, इस तरह से लिखा रहता है वहाँ पे एक्सप्रेशन, जैसे 10 वॉट 20 वोल्ट 220 वोल्ट्स इस तरह से लिखा होता है। इसका मतलब वो बल्ब जो है वो 220 वोल्ट मेंस की सप्लाई से जोड़ने पे पावर रेटिंग यानी पावर ट्रांसफर उसका कितना होने वाला है, 10 वॉट होने वाला है। और 10 वॉट ये क्या है, यानी वो पर आवर में इतना खर्च कर रहा है, इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह जब हम पर सेकंड में निकालते हैं तो ये डेफिनेशन हमारी बनती है, दैट इज़ पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड बाय द अप्लायंस। ठीक है, तो इसके लिए सीधा एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये पावर रेटिंग पावर ही है, इट कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ वी वोल्टेज मेंस से किसी अप्लायंस को जोड़ा गया है, आर उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस है। ठीक है, या फिर अगर हम उस सर्किट में करंट मान लें अगर आई है और आर उसका रेजिस्टेंस है, जो अप्लायंस हमने जोड़ा है वो बल्ब हो सकता है, वो कुछ भी और अप्लायंस हो सकता है, तो आई स्क्वायर आर उसका पावर रेटिंग कहलाएगा। और इसको P इक्वल्स टू वी आई भी कह सकते हैं, और ये वॉट में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पर सेकंड तो पहले से ही है, एनर्जी कंज्यूम यानी जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या हुआ, वॉट। तो और मेजरमेंट अगर करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक सर्किट में वोल्टमीटर लगा देते हैं, पैरेलल में अमीटर लगा देते हैं सीरीज़ में, फिर उसके बाद उस सर्किट में करंट फ्लो करवाते हैं किसी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के लिए, फिर उसमें हम वोल्टेज और करंट नापते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी आवर पावर रेटिंग। अब देखिए नेक्स्ट इज पावर कंजम्पशन अप्लायंस में, अलग अलग अप्लायंसेज अगर हम सीरीज़ या पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनमें कैसा पावर कंजम्पशन होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए देखते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन कंसिडर 3 bulbs connected in series having potential V। बल्ब पहले की पावर रेटिंग P1 है, पावर P1 है और वोल्टेज V के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, वो ये भी V के अक्रॉस जुड़ा है क्योंकि तीनों एक ही के अक्रॉस जुड़े हुए हैं। इसकी भी पावर रेटिंग ये लिखा हुआ है P3 और पोटेंशियल V, यानी जैसे अगर 220 वोल्ट मेंस में जुड़ा है तो तीनों ही 220 वोल्ट मेंस में जुड़ा हुआ है, इस तरह से एक्सप्रेशन। इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस भी होगा हर बल्ब का इंडिविजुअल, तो इसको मान लीजिए R1 R2 R3। अब देखिए अगर हम इसको सीरीज़ में जोड़ रहे हैं तो करंट तो तीनों बल्ब से सेम पास होगी। ठीक है, सेम करंट पास होगी, वोल्टेज वो सेम वोल्टेज, यानी उनका जो वोल्टेज सेम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज फर्स्ट वाले के लिए V, पावर फर्स्ट वाले के लिए P1। सो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब, रेजिस्टेंसेस ऑफ बल्ब्स ऐसे लिख लेते हैं। सो R1 विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P1, मतलब P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R फॉर्मूले से। R2 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P2 एंड सिमिलरली R3 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P3। So these are 3 resistances. As these are connected in series, so these R1, R2, R3 will also be connected in series. So equivalent resistance क्या होगा? Simple resistance का series addition. This will be V square by P1, V square by P2 and V square by P3. Consider this R or the resultant circuit having power P and voltage V. So we can write here as V square by P. So V is common, 1 by P is equals to 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3। यानी अगर नंबर ऑफ अप्लायंसेस सीरीज़ में जुड़ते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट पावर का, पावर कंजम्पशन का या पावर ट्रांसफ़र का जो रेसिप्रोकल होगा वो इंडिविजुअल पावर्स के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, द इफेक्टिव पावर is equal to the sum of the reciprocals of
sorry, the reciprocal of the effective power. The reciprocal of the effective power is equals to the sum of the reciprocals of the individual powers of the appliances. ऑलराइट, ये हमारा एक्सप्रेशन सीरीज के लिए हो गया. अब अगर हमें इफेक्टिव पावर निकालना है, मान लीजिए n नंबर ऑफ ये इसी तरह से हैं अप्लाइंसेस हैविंग सेम इफेक्टिव पावर, सो P इफेक्टिव विल बी व्हाट, कितना हो जाएगा, सभी का 1/p 1/p इस तरह के n है तो n/p हो जाएगा. तो इफेक्टिव पावर क्या हो जाएगा, P/m. P बाई मान लीजिए n नंबर ऑफ अप्लाइंसेस थे, ठीक है ना, फॉर n अप्लाइंसेस हैविंग सेम पावर्स. अब इसी तरह पैरेलल में क्या हो सकता है, सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहाँ पे सिंपल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना लेते हैं, 3 बल्ब्स हैं पैरेलल जुड़े हुए हैं. ये अंदर रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है कि हर बल्ब का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, P1 P2 P3, ठीक है. दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू वोल्टेज V. So the resistances of these bulbs will also be connected in parallel. So the resistances of the 3 bulbs, resistances of 3 bulbs will be how much, R1 equals to V square by P1. Similarly R2 V square by P2. Alright, R3 equals to V square by P3. But these 3 are connected in parallel, so their resistances are also connected in parallel. So 1 by R, the resultant resistance will be is equals to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. This is equals to R P1 by V square, P2 by V square, P3 by V square. It is equals to P by V square if the resultant power is capital P. So V square cancelled out, P is equals to P1 plus P2 plus P3. This is the required expression. तो पावर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपली एड अप हो जाता है. द इफेक्टिव पावर is equal to the sum of the powers of the individual appliances. अलग अलग सभी appliances के पावर का सम होगा पैरेलल के केस में, ठीक है. तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन. इसका मतलब इफेक्टिव फॉर एन आइडेंटिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल P इफेक्टिव कितना होगा, सिंपल N इंटू पी, क्योंकि P कितने N, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, efficiency of source. Efficiency is defined as the ratio of the output power to the input power. It is represented as eta output power to the input power. We can say
आउटपुट क्या होता है जब करंट फ्लो कर रही होती है, यानी सोर्स का नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का पावर ट्रांसफ़र। तो वी आई और सोर्स का पावर ट्रांसफ़र क्या होगा, ई एम एफ इंटू करेंट, ई आई। तो ये एक्सप्रेशन होता है V बाई ई। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर स्मॉल आर और एक्सटर्नल कैपिटल आर हो तो हम इसको लिख सकते हैं ई को लिख सकते हैं आई मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस आर, और इसको लिख सकते हैं आई मल्टीप्लाइड बाई केवल कैपिटल आर। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन होता है हमारे ये एफिशिएंसी का। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंसी। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसका केवल स्टेटमेंट पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, इट स्टेट्स दैट द आउटपुट पावर ऑफ अ सोर्स ऑफ EMF इज मैक्सिमम when the external resistance in the circuit is equal to the internal resistance of the source। ये हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, जब हम मैक्सिमम करंट विड्रॉ करना चाहते थे मिक्स्ड ग्रुपिंग से। तो वैसे ही यहाँ पे है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है या सोर्स का है उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक सर्किटरी देख लेते हैं तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक सर्किट है, EMF E लगा हुआ है, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस R से, जहाँ जिसके अक्रॉस पोटेंशियल है V, करंट बह रही है I। ठीक है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। तो अब देखिए EMF कितना है, EMF ऑफ द बैटरी कितनी है, E है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। डिवाइस का रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर डिवाइस का रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल्स टू कैपिटल R। नाउ करंट थ्रू द डिवाइस, करंट थ्रू द डिवाइस विल बी हाउ मच, जो बाहर करंट आ रही है यानी दोनों का रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, यानी R प्लस R दोनों, और वोल्टेज कितना जो EMF टोटल रहा होगा। तो ये हो गई, ये करंट बाहर आ रही है। ठीक है, तो E बाई आर प्लस आर। अगर केवल R के अक्रॉस पूछा होता, ये रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, तब हम यहाँ E की जगह V रखते, लेकिन जब सर्किट में बाहर करंट पूछा है तो दैट इज़ E बाई आर प्लस आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पावर देखना है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र चाहिए, तो पहले तो पावर चाहिए, पावर आउटपुट ऑफ द रेजिस्टिव डिवाइस क्या होगा, I स्क्वायर R। लेकिन करंट तो ये हमने निकाली E बाई आर प्लस आर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R। ये पावर रजिस्टर डिवाइस का इसलिए कैपिटल R यूज़ किया है। देखिए अब लेकिन हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए, तो यानी डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, मिनिमम बनाना है। तो आपको याद होगा मैंने क्या किया था, नीचे वाले एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा चेंज किया था कि उसमें से कुछ पार्ट हम हटा पाएँ। तो यहाँ पे भी हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को R प्लस आर की जगह R माइनस आर के फॉर्म में कुछ बनाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2RR नॉर्मल एक्सपेंशन। इसमें हमने प्लस 2RR ऐड किया, माइनस 2RR ऐड किया। अब देखिए ये दोनों को एक साथ मिला के अलग रख दिया, माइनस वाला साइन इसके साथ ले लिया, देन दिस विल बी E स्क्वायर बाई R, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RR और प्लस 4RR ये अलग। ठीक है, सो दिस विल बी E स्क्वायर बाई कैपिटल R एंड इट इज इक्वल्स टू R माइनस R होल स्क्वायर प्लस 4RR। नाउ वी हैव गॉट an equation which we can
reduce. Here this part can be reduced to 0. क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0. और ऐसे केस में डिनोमिनेटर हमारा सबसे छोटा हो जाएगा. सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम. अब मिनिमम की बात है तो इसका मतलब क्या है? r माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 या r इक्वल्स टू r होना चाहिए. यही तो बात हो रही थी. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द पावर विल बी मैक्सिमम. तो ये एक्सप्रेशन आ गई. दिस प्रूफ्स, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is equals to internal resistance of what? Source. ये हो गया. So this proves maximum power transfer theorem. maximum power theorem. ठीक है. अब P मैक्स की वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो R की जगह स्मॉल r रख दें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ई स्क्वायर R की जगह यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में R की जगह स्मॉल r रख दिए, क्या हो जाएगा? स्मॉल r डिवाइडेड बाई r प्लस आर होल स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4r. तो ये हो गई मैक्सिमम पावर. ठीक है. अब अगर पावर डिसिपेशन लेना है, मान लीजिए अगर हमने बैटरी के दोनों सिरों को, रेजिस्टेंस हटा के बैटरी के दोनों सिरों को आपस में शॉर्ट कर दिया, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट लिया, बैटरी के दो कॉर्नर्स थे, इसको मैंने ऐसे जोड़ के ऐसे कर दिया. तो आपको पता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कभी किया होगा कि दोनों बैटरी के अगर दोनों टर्मिनल्स को जोड़ दिया जाता है तो हीटिंग होने लगती है खूब तेज़, और होते होते बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है. तो वही पावर डिसिपेशन अगर हमको जोड़ना हो तो कैसे होगा? when battery is shorted, शॉर्टिंग कहते हैं उसको, शॉर्टेड. तो पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? आई स्क्वायर बाई आर, सॉरी आई स्क्वायर आर, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. क्यों? क्योंकि कैपिटल आर तो है ही नहीं. शॉर्टिंग का मतलब आर इक्वल्स टू 0, यानी अप्लायंस कोई लगा ही नहीं है, तो आई स्क्वायर आर पी की वैल्यू हो जाएगी. देन वी कैन से इट लाइक दिस, पी डी और पी डिसिपेशन इट इज इक्वल्स टू ई बाई आर. आर आई की जगह ई बाई आर रख दिया स्क्वायर, और ये आर जहाँ जहाँ कैपिटल आर था पीछे वहाँ वहाँ आपने वो रख दिया. देन दिस इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाई आर. दिस इज डिसिपेशन पावर और डिसिपेटिव पावर. ठीक है. तो ये पावर डिसिपेशन हो गया. अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ पावर क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. देखिए एफिशिएंसी, अगेन जो एफिशिएंसी सोर्स ऑफ ईएमएफ की होगी, फॉर्मूला वही होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होंगे? देखिए ईटा तो वैसे ही रिप्रेजेंट होगा, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर. देखिए वहाँ एफिशिएंसी ऑफ सोर्स हमने पढ़ा था, यहाँ एफिशिएंसी ऑफ अप्लायंस या डिवाइस पढ़ रहे हैं. यहाँ पे अलग से एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं. जैसे कोई एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो आउटपुट में वो क्या देती है? वो चलती है तो मैकेनिकल पावर देती है ना. तो आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट मैकेनिकल पावर. और इनपुट में क्या लेती है? इलेक्ट्रिकल पावर. तो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, ये फॉर्मूला होता है किसी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए. इसी तरह आप किसी डिवाइस के लिए, मान लीजिए जैसे लाइट जला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी? जो भी पावर ट्रांसफ़र होगा वो रेडिएशन होगा, यानी मतलब लाइट ट्रांसफ़र होगा.
और जो इनपुट होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा या इलेक्ट्रिक पावर होगा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और द एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. और जो पीछे पड़ा था दैट इज़ फॉर सोर्स ऑफ ईएमएफ. अब देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हीटिंग इफेक्ट के यूज़ हम लोग करते हैं. सबसे पहले तो हाउस होल्ड हीटिंग अप्लाइंसेस कौन कौन से होते हैं. आयरन होता है. एप्लीकेशंस में क्या क्या पढ़ सकते हैं हीटिंग इफेक्ट में. क्लोथ आयरन होता है. तो और इंडक्शंस में यूज़ होता है. इंडक्शन जो गैस होती है. और कहाँ यूज़ कर सकते हैं. वाटर हीटर्स में यूज़ करते हैं. इसी तरह इनकैंडेसेंट जो हम लोग का बल्ब आता था, जो पहले येलो कलर वाला जलता था, इनकैंडेसेंट बल्ब. फ्यूज़ में सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इलेक्ट्रिक फ्यूज़, तार गर्म होता है, बहुत ज़्यादा करंट हो गई तो गल जाता है, जिससे हमारे अप्लाइंसेस बच जाते हैं. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक आर्क. आर्क मतलब किस तरह की कोई भट्टी जलाना है, कुछ इस तरह का, जैसे जो रूम हीटर होते हैं उसमें लगा होता है. और बहुत सारे अलग डिवाइसेस हैं जहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, बस एक दो काफ़ी. ठीक है. नाउ आउटपुट पावर, मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिक मोटर जुड़ी हुई है, उससे कोई सोर्स जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर से, तो उस सोर्स का आउटपुट पावर कितना होगा. ठीक है. तो देखिए, अच्छा इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू.